की बन के पहचान खड़े। भारत के हर प्रांत से आए बहादुरों का दल, हम हैं सीमा सुरक्षा बल, हम हैं सीमा सुरक्षा बल, हम हैं सीमा सुरक्षा बल, हम हैं सीमा सुरक्षा बल। स्वागत, तुसी देख रहे हो प्रोग्राम BSF ਭਾਰਤ ਦੀ ਫਸਟ ਲਾਈਨ ਆਫ ਡਿਫੈਂਸ। ਮੈਂ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵਰੁਣ ਕੌਰ ਮਾਨ, DD ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਖਾਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਐਪੀਸੋਡ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਐਪੀਸੋਡ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਦੇਸ਼ ਭਾਵਨਾ ਜਿਹੜੀ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਦੀਵਾਲੀ ਤੇ ਦੀਵੇ ਪਤਾ ਕਿਉਂ ਚੱਲਦੇ ਨੇ? क्योंकि सरहद के उत्ते दिन रात कोई चल रहा है, अपनियां जिम्मेवारियां नूं बखूबी निभा रहा है। ये जिम्मेवारियां कौन निभा रहा है? साडी BSF। ते साडा अज दा विशा भी यही है कि सरहद दियां जिम्मेवारियां दे नाल BSF दियां होर किहड़ियां जिम्मेवारियां ने, इस दे उपर गलबात करन दे लई साडे स्टूडियो दे विच पहुंचे ने श्री संजय गौड़, DIG BSF अमृतसर। बहुत जोरदार ताड़ियां दे नाल सर दा स्वागत। ਹੁਣ ਮੈਂ ਸਰ ਦੇ ਬਾਰੇ ਥੋੜਾ ਵਿਸਥਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਾਂਗੀ। ਸ਼੍ਰੀ ਸੰਜੇ ਗੌੜ ਜੀ ਨੂੰ 34 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਸੇਵਾ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਹੈ। ਸਰ ਨੇ BSF ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਤੌਰ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਕਮਾਂਡੈਂਟ 1989 ਤੋਂ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। ਉਹ ਆਪਣੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 1990 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਤੈਨਾਤ ਹੋਏ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2015 ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਟਾਲੀਅਨ ਨੂੰ ਕਮਾਂਡ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। 2021 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰ ਦੇ ਅਨੁਭਵ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਸਰ ਨੂੰ DIG ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਵਜੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ। 2022 ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਰਹੱਦ ਤੇ ਸਰ ਨੂੰ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਸੈਕਟਰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਤੌਰ DIG ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸ਼੍ਰੀ ਸੰਜੇ ਗੌੜ ਜੀ ਨੂੰ ਕਸ਼ਮੀਰ, ਜੰਮੂ, ਰਾਜਸਥਾਨ, ਨਾਗਾਲੈਂਡ, ਦੱਖਣੀ ਬੰਗਾਲ, ਮੇਘਾਲਿਆ ਤੇ ਤ੍ਰਿਪੁਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨੌਕਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸ਼੍ਰੀ ਸੰਜੇ ਗੌੜ ਜੀ ਨੇ 2001 ਤੇ 2002 'ਚ ਕੋਸਵੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਯੁਕਤ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੀਸ ਕੀਪਿੰਗ ਮਿਸ਼ਨ 'ਚ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਮਰਪਣ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਲਈ 2013 'ਚ ਸਰ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਮੈਡਲ ਫਾਰ ਮੈਰੀਟੋਰੀਅਸ ਸਰਵਿਸ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਈ ਮੈਡਲਸ ਤੇ ਡੈਕੋਰੇਸ਼ਨਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਿਵਾਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ DIG ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਤਕਰੀਬਨ 57 ਡਰੋਨ ਤੇ 200 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਹੈਰੋਇਨ ਫੜੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਤੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਰਹੇ। ਸਰ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਾਰਨ ਮਾਰਚ 2024 ਤੱਕ ਤਕਰੀਬਨ 10 ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਤਸਕਰ, 13 ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ੀ ਤੇ 29 ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਤਸਕਰੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜਿਆ ਗਿਆ। ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਤਾੜੀਆਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਤੋਂ ਸਰ ਦੇ ਲਈ। ਸਰਹੱਦ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਨਾਲ BSF ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਸਾਡਾ ਅੱਜ ਦਾ ਇਹ ਟੌਪਿਕ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਐਪੀਸੋਡ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਭ ਤੋਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਹੁੰਦੇ ਨਾ ਕਿ ਪੁਰਾਣੇ ਤਰੀਕੇ ਵੀ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਸਰਹੱਦ ਦੀ ਰਾਖੀ ਦੇ ਲਈ। ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਇੰਨਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਆ, ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨਲ ਵੇਜ਼ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਇਸ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਸਰ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। सत श्री अकाल, नमस्कार, जय हिंद। सबसे पहले मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि जो BSF है ये एक बहुत बड़ा फोर्स है जी। और ऑपरेशनल फ्रंट में अगर हम देखा जाए तो हमारे 13 सीमांत मुख्यालय हैं जिन्हें फ्रंटियर हेडक्वार्टर्स कहते हैं जी। और हर फ्रंटियर हेडक्वार्टर की में जो ड्यूटीज़ यूनिट्स परफॉर्म करती हैं वो सब अलग अलग तरह की हैं जी। क्योंकि हम पंजाब से रिलेटेड प्रोग्राम कर रहे हैं जी। तो आज मैं पंजाब फ्रंटियर में जो हम लोग ड्यूटियां करते रहे हैं शुरू से और आज भी जो हम ड्यूटी कर रहे हैं कन्वेंशनल डोमिनेशन कर रहे हैं उसके बारे में मैं आप लोगों को बताऊंगा जी। पंजाब सीमांत में हमारे पास 18 बॉर्डर डिप्लॉयड यूनिट्स हैं जी। और 2 यूनिट्स ICP की इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट की सिक्योरिटी की जिम्मेवारी है जी। इसमें से जो 18 यूनिट बॉर्डर में डिप्लॉयड हैं उनको हम लोग 179 जो सीमा चौकियां हैं जी उनमें रहकर हम लोग ड्यूटी परफॉर्म करते हैं और जो ड्यूटी हम परफॉर्म कर रहे हैं वो दिन और रात 24 घंटे की हम ड्यूटी परफॉर्म करते हैं। बिल्कुल। टेरेन को देखते हुए
और जो क्राइम रेट है उसको देखते हुए जो हमारा डोमिनेशन है जी पंजाब सीमांत में, वो दिन का अलग है, रात का अलग है, और दोनों टाइम पे हम लोग 3 टियर डोमिनेशन करते हैं ताकि हम अपनी सरहद को सुरक्षित रख सकें और जी। कोई भी तस्करी में सक्सेसफुल ना हो। बिल्कुल इसके लिए मैं शुरुआत करूंगा कि सुबह के टाइम जो दिन के समय हम लोग डोमिनेशन करते हैं, जी जी उसमें सबसे पहले सरहद से आगे, फेंसिंग से आगे। जी जैसा कि आप सब लोग को पता है कि पूरे पंजाब के बॉर्डर में जी 1990 के उपरांत हम्म, यहाँ पर पूरी फेंसिंग लगी हुई थी। बिल्कुल मतलब उसके ऊपर बाद फेंसिंग धीरे धीरे लगी है पूरे इसमें, एक्सेप्ट उन इलाकों में जहाँ पर पॉसिबल नहीं था बिकॉज ऑफ रिवराइन रिवर्स जो हैं, रिवराइन एरिया जो है, जी रिवर सतलुज और रावी बॉर्डरिंग एरिया में है, जी उनको छोड़कर बाकी सब जगह फेंसिंग लगी हुई है। जी तो सुबह जो हमारे ट्रूप्स की शुरुआत होती है, सबसे पहले हमारे ऑब्जर्वेशन ओपी बोलते हैं हम उनको, जी। जो कि ऑब्जर्वेशन टावर्स बने हुए हैं, जी उन इलाकों में आके वो अपनी तारबंदी के आगे और अपने तारबंदी के पीछे का इलाका सर्च कर कर उन पोजीशंस लेते हैं। जी उसके उपरांत हमारी ज़ीरो लाइन पेट्रोलिंग, अच्छा जी वो गेट्स के थ्रू आगे जाते हैं और ज़ीरो लाइन पेट्रोलिंग करते हैं और फेंसिंग के साथ साथ खुरा चेकिंग करते हैं ताकि इस चीज़ को यकीन कर सकें कि रात के दौरान कोई भी तस्कर या स्मगलर या एंटी नेशनल एलिमेंट ने बॉर्डर क्रॉस नहीं किया है। बॉर्डर ना बिल्कुल पार कर। और उसके बाद जब ये सब कुछ क्लियर हो जाता है, उसके बाद बारी आती है गेट मैनेजमेंट पार्टी की। गेट मैनेजमेंट पार्टी का काम होता है कि जो भी किसान जिनकी खेती फेंसिंग के आगे होती है, जी वो लोग फेंसिंग के आगे जा सके और उन पर कंट्रोल रख सकें, तो वो लोग वहाँ पर आते हैं। और किसानों के जाने से पहले एक और हमारी सर्च पार्टी जाती है जिसे हम सूखा पार्टी का ऑपरेशन कहते हैं, जिसमें कि वो इलाके, संदिग्ध इलाके जहाँ पर कोई चीज़ छुपी हो सकती है, उसको सर्च करके क्लियर करते हैं। अच्छा जी और किसानों के जाने से पहले एक किसान गार्ड जाती है जी जो कि इंश्योर करती है कि जब तक फेंसिंग के आगे हमारे किसान हैं उनको सुरक्षा दी जा सके, और साथ ही कोई ऐसा अवांछनीय तत्व अपने काउंटर पार्ट के साथ मिलकर कोई स्मगलिंग की एक्टिविटी ना कर सके। बिल्कुल और फिर पूरा छानबीन कर और जो हमारा प्रोटोकॉल है उसके हिसाब से किसानों को आगे जाने दिया जाता है। जी इसके अलावा फेंसिंग के साथ साथ ये जी आगे का डोमिनेशन हो गया। अब फेंसिंग के साथ अलोंग द फेंसिंग ये सेकंड टियर डोमिनेशन है, जिसमें ओपी जो लगे हैं वो। अच्छा जी उसके अलावा जो व्हीकल्स पेट्रोलिंग होती है, जी और उसके अलावा बीएसएफ में घोड़े भी हैं, हाँ जी डॉग्स भी हैं, उनके द्वारा भी पेट्रोलिंग की जाती है। और ये एक्टिविटी हमारी शाम को 6 बजे तक चलती है, 6 साढ़े 6 के बीच तक, और किसान लोग 5 साढ़े 5 तक अपना ड्यूटी करने के उपरांत वापस आते हैं। जी उसके बाद जो सेकंड शिफ्ट जी। होती है रात के समय के लिए, उसमें हम लोग या तो एम्बुश कम पेट्रोलिंग या हॉट इंटरसेप्शन टीम्स, हिट पार्टीज कहते हैं, वो लोग जाती हैं जो कि बॉर्डर के अलोंग डोमिनेशन करती हैं। जी और इसके अलावा एक डेप्थ डोमिनेशन होता है। अच्छा जी आजकल जैसे ड्रोन्स वगैरह आ रहे हैं, बिल्कुल। या फिर पुराने मेथड के हिसाब से कोई भी स्मगलिंग होगी तो जी। एक आगे से कोई सामान लाएगा तो पीछे ले आने वाला भी कोई व्यक्ति चाहिए। चाहिए। तो वो लोग फेंस तक ना आ सकें या ड्रोन के द्वारा कोई चीज़ ड्रॉप ना की जा सके और उनको उठाने के लिए कोरियर्स ना आ सके, उसके लिए हम लोग डेप्थ डोमिनेशन भी करते हैं। जी इसके अलावा हमारे पास सर्वेलेंस इक्विपमेंट्स होते हैं जो कि अच्छा फोर्स जी। मल्टीप्लायर्स हैं। जैसा कि आपने देखा होगा कि फेंसिंग के साथ साथ हमारे बॉर्डर फ्लड लाइट्स भी हैं, हाँ जी जो कि इतने पावरफुल हैं कि तकरीबन 200 से 250 मीटर तक वो फेंसिंग के आगे हाँ जी लाइटिंग रहती है, और पूरा जैसे दिन में माहौल दिखता है ऐसे ही रात को भी दिखता है। बिल्कुल। इसके अलावा हमारे पास लो कॉस्ट टेक्निकल सॉल्यूशंस हैं, अच्छा जी जिसमें सीसीटीवी, पीटीजेड कैमरास, हैंडल्ड थर्मल इमेजर्स, एनवीडी, एनवीजीज, ये सब भी होते हैं, जिसके कारण कि हम ऐसे एरिया जहां पर हमारे ट्रूप्स नज़र ना रख सके, इनके द्वारा हम लोग मतलब कि ਆਪਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਤਰੀਕੇ ਨੇ
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰੋਪਰ ਸਾਡੀ BSF ਦਿਨ ਰਾਤ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਖੇਤੀ ਦੇ ਲਈ ਲੋਕ ਉਧਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਸਰਹੱਦਾਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕੇਵਲ ਫਿਲਮਾਂ 'ਚ ਦੇਖੀਆਂ ਨੇ, ਫਿਲਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸੀਨ ਸਾਨੂੰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਹੰਡਾਉਂਦੇ ਹੋ। ਪਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਨਵੀਂ ਆਈ ਹੈ, ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ 15 ਤੋਂ 50 ਚਲਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਹੁਣ BSF ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ, ਕੰਮ ਨੇ, ਉਹ ਵੱਧ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵੱਲ 15 ਤੋਂ 50 ਹੋ ਜਾਣਾ, ਇਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹੋਗੇ? मैं आप लोगों को सबको बताना चाहूँगा कि BSF का एक अपना कानून है जी, जो कि पार्लियामेंट के द्वारा 1968 में पास किया गया जी। उसमें भारत सरकार को ये पावर दी गई है, उनके अधिकार क्षेत्र में आता है कि सेक्शन 139 के अंतर्गत जी वो BSF और BSF के कार्मिकों को जो और हमारे सेंट्रल एक्ट्स हैं उनकी जो पावर्स हैं वो BSF के कार्मिकों में निहित करने की उनकी एक पावर है। और उस अधिकार क्षेत्र में जो कि वो डिफाइन करते हैं बॉर्डर बेल्ट को, उस अधिकार क्षेत्र में हम लोग उन ड्यूटियों का निर्वहन कर सकते हैं जी। फॉर एग्जांपल BSF को CRPC के अंतर्गत, जी, कस्टम एक्ट के अंतर्गत, NDPS एक्ट के अंतर्गत, फॉरेन पासपोर्ट एक्ट के अंतर्गत और आर्म्स एक्ट के अंतर्गत कुछ एक पावर दी गई है जिसमें कि BSF सर्च कर सकता है, अरेस्ट कर सकता है किसी व्यक्ति को अगर उसके पास वो है, और एप्रीहेंड कर सकता है, और उसके पास कोई ऐसा सामान मिलता है तो उसको सीज कर सकता है जी। तो इसी श्रृंखला में, और इससे पहले मैं बताऊं कि 1961 से लेके जब तक ये जो आप नोटिफिकेशन की बात कर रहे हैं 50 किलोमीटर की, इससे पहले भी BSF के पास पंजाब में, असम में और वेस्ट बंगाल में जी 15 किलोमीटर्स बॉर्डर बेल्ट का एरिया निहित था जी, जबकि राजस्थान में वो 50 किलोमीटर था और गुजरात में वो 80 किलोमीटर था, जिसमें BSF को जो पावर्स दी गई हैं उसमें रहकर BSF किसी भी व्यक्ति को अरेस्ट कर सकती थी। अच्छा अगर उस पर कोई संदेह है उसको सर्च कर सकते हैं, हम उसको अरेस्ट कर सकते हैं, या उसके पास कोई ऐसी संदिग्ध व्यक्ति है तो वस्तु है तो उसको हम सीज भी कर सकते हैं जी। तो इसी एक्ट का वो करते हुए भारत सरकार ने 11 अक्टूबर 2021 को जी BSF का पंजाब, असम और बंगाल में 15 किलोमीटर से 50 किलोमीटर तक का एरिया ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी या जुरिस्डिक्शन को बढ़ाया गया है नेशनल सिक्योरिटी के मद्देनजर रखते हुए, जबकि राजस्थान का जो 50 किलोमीटर का इलाका है और गुजरात का जो 80 का था उसको भी 50 किलोमीटर पे कम किया गया जी है। जी जी। तो इसमें काफ़ी लोगों को कुछ भ्रांतियां हैं कि ऐसा करने से BSF पंजाब पुलिस के अधिकार क्षेत्र में उल्लंघन कर रही है, या ऐसा कुछ भी नहीं है। BSF के पास जो सर्च, अरेस्ट और सीजर की जो पावर्स हैं डिफरेंट एक्ट्स में जो मैंने अभी आपको बताया जी, लेकिन हमारे पास कोई इन्वेस्टिगेशन पावर नहीं है। कोई भी ऐसा व्यक्ति जिसको हम सर्च करते हैं, पकड़ते हैं या सीजर करते हैं उससे सामान, तो BSF की जिम्मेवारी होती है कि वो पुलिस को या जो भी लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज हैं, चाहे वो NCB हो या कस्टम्स हो, उनको हम लोग ये सामान देते हैं, और फिर बाकी जो प्रोसीजरल जुडिशियल प्रोसीडिंग्स होती हैं वो पुलिस के द्वारा या कस्टम या NCB के द्वारा की जाती हैं। जब ये हमारा जुरिस्डिक्शन उन्होंने बढ़ाया, उस समय भी हमारा सिर्फ जुरिस्डिक्शन बढ़ाया है, एरिया बढ़ाया है, लेकिन हमारे पास वही पावर रखी गई है जी, जिसमें अभी भी हमारे पास कोई इन्वेस्टिगेशन का, चार्जशीट बनाने का या उनको कोर्ट में प्रोड्यूस करने का अभी भी कोई ऐसा अधिकार नहीं दिया गया जी। ਇੱਕ ਨਾ ਸਰ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ BSF, ਸਾਡਾ ਅੱਜ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਵੀ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ BSF ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਕਿਹੜੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨੇ ਸਰਹੱਦ ਦੀ ਰਾਖੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਵੀ, ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਉਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਸਹੀ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ, ਨਕसल ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨਾ ਹੋਣ? इसके बारे में मैं बताऊंगा कि BSF 1965 में दिसंबर में रेज हुई थी जी, और तब से BSF का जो प्राइमरी रोल तो बॉर्डर गार्डिंग है। हाँ जी। उसके अलावा एडिशनल रोल जो है वो वॉर टाइम रोल भी है, जो जब कोई लड़ाई छिड़ जाती है तो हम लोग आर्मी, एयरफोर्स और नेवी के साथ भी कंधे से कंधा मिलाकर लड़ते हैं जी।
इसके अलावा हमारी लॉ एंड ऑर्डर और इंटरनल सिक्योरिटी ड्यूटीज़ होती हैं, जी जिसमें कि हम स्टेट को या डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन या पुलिस को मदद करते हैं। जी उसके बाद इलेक्शन ड्यूटीज़ होती हैं, जिसमें कि हमें इलेक्शन कमीशन के द्वारा डिटेल किया जाता है। और एंटी नक्सल ऑपरेशंस में भी बीएसएफ को डिप्लॉयड किया गया 2009 के बाद से, जिसमें आज की डेट में मैं बताना चाहूँगा कि एंटी नक्सल ऑपरेशंस में हम लोग उड़ीसा और छत्तीसगढ़ में जी। बहुत एक्टिवली काम कर रहे हैं जी। और उसमें हमारी 16 बटालियंस वहाँ इंडक्टेड अच्छा हैं। जी सिमिलरली जब हम लोग कश्मीर में हम लोग ने ड्यूटी करी थी, तो उस समय हमने 2040 के करीब मिलिटेंट्स मारे थे। 9500 से ज़्यादा मिलिटेंट्स को हमने एप्रीहेंड किया था और तकरीबन 5000 हमने वेपन्स जब्त किए थे। 7000 से ज़्यादा हमने आईडी और एक्सप्लोजिव्स जब्त किया था। और इसमें हमारे इस ड्यूटियों को करते हुए हमारे तकरीबन 1000 ऑफिसर्स, एसओज और ओआर्स ने अपने प्राणों की आहुति दी थी। इसके अलावा कभी भी कोई प्राकृतिक आपदा आती है जी तो बीएसएफ को बुलाया जाता है और इसी उसको एक परमानेंट रूप देने के लिए बिल्कुल बीएसएफ की 4 एनडीआरएफ बटालियंस हैं, नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स, जी जो कि गुवाहाटी, कलकत्ता, जी बिहार और पटना और दिल्ली में स्थित है। जी इसके अलावा जो एरिया स्पेसिफिक कहीं पर इस तरह की प्राकृतिक आपदा आ जाती है, चाहे वो भुज में आए या इस बार आपने देखा होगा पंजाब में बाढ़ आई थी, तो जी। बीएसएफ ने इसमें बहुत बढ़ चढ़कर रोल बिल्कुल। किया था। इसके अलावा जब से हम लोग ने जन्म बीएसएफ का हुआ है, हमने बहुत जो कम्युनल रॉयट्स हुए हैं, चाहे जी। अहमदाबाद में हो, यूपी में हो, चाहे गोधारा में हो, उसके अलावा एंटी डकैती ऑपरेशन हो, एंटी ये वीरप्पन ऑपरेशन था, उसमें भी बीएसएफ ने पार्टिसिपेट किया था। जी इसके अलावा बोडोलैंड, गोरखालैंड जी में जो भी इस तरह के इंटरनल सिक्योरिटी लॉ एंड ऑर्डर में हुआ था। इसके बाद अभी फ़िलहाल में ही 370 आर्टिकल एब्रोगेट हुआ था जेएनके में, तो वहाँ बीएसएफ ने शांति स्थापना के लिए बीएसएफ को बुलाया गया था। बिल्कुल इसके अलावा एशियन गेम्स, कॉमनवेल्थ गेम्स और अभी फ़िलहाल G20 समिट हुआ था, उसमें सिक्योरिटी और सुरक्षा के लिए वीआईपी जो आए थे उनकी सुरक्षा के लिए बीएसएफ कार्मिकों को बुलाया गया था। इसके अलावा आपने देखा होगा कि अटारी में और हुसैनीवाला और फाजिलका जी में भी हम लोग रिट्रीट सेरेमनी सेरेमनी बहुत वो तो का हर किसी उम्दा की प्रदर्शन फेवरेट। करते हैं डेली। जी जी और आप सभी ने देखा होगा कि बीएसएफ ने रिपब्लिक डे परेड के दौरान कर्तव्य पथ पर हमारी जी। महिला और पुरुष दोनों कंटिजेंट्स, उसके बाद मोटरसाइकिल में ट्रिक राइडर्स, चाहे वो पुरुष हो चाहे सीमा भवानी हो, जी और बीएसएफ बैंड, बीएसएफ कैमल कंटिजेंट जी और बीएसएफ का जो कैमल बैंड है, जी वो आप लोग हमेशा उसको देखते ही रहते हैं। बिल्कुल और इसके अलावा कुछ एक और इम्पॉर्टेंट ड्यूटीज़ हैं, जैसे हमारे पास बीएसएफ में एक टीयर स्मोक यूनिट है जी ग्वालियर में, अच्छा जी जो कि पूरे एशियन कंट्रीज़ को और पूरे पुलिस फोर्सेस को इन इंडिया में जो आंसू गैस के बम्स होते हैं वो बना के सप्लाई करता है। जी हाँ जी। पिछले दिनी ना एक खबर आई सी कि एक मानसिक तौर ते परेशान सी लड़का, अखबार ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹੀ ਸੀ ਇੱਕ ਖਬਰ, ਤੇ ਉਹ ਸਰਹੱਦ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਘੁੰਮ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਬੀਐਸਐਫ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਉਸ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਲੜਕੇ ਨੂੰ ਉਸਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾਇਆ, ਉਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਉਸ ਪਰਿਵਾਰ ਤੱਕ ਲੈ ਗਏ। ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਇਹ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਜਾਣੇ ਅਣਜਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਜਿਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਹੁਣ ਸ਼ਾਇਦ ਬੀਐਸਐਫ ਵਾਲੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸਾਡਾ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਸਾਨੂੰ ਵਾਪਸ ਦੇਣਗੇ। ਚੁਣੌਤੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਬੀਐਸਐਫ ਲਈ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਇਹ ਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿਰੋਧੀ ਬੰਦਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ? जी, बीएसएफ एक ऐसी फोर्स है जो कि हमेशा ह्यूमन राइट्स का बहुत सम्मान करती है बिल्कुल और जहाँ भी वो ड्यूटी करती है हमेशा एक ह्यूमैनिटेरियन अप्रोच के साथ करती है। सबसे पहले जो आपने बोला कि ऐसे व्यक्ति जो बीएसएफ पकड़ती है बॉर्डर पे नज़दीक, वो कहाँ कहाँ और किस परिस्थितियों में वहाँ आते जी। हैं, वो मैं आपको बताना चाहूँगा। जी सबसे पहले जो व्यक्ति, अगर हम बोले पाकिस्तान से, हम इंडियंस की बात नहीं कर रहे हैं, पाकिस्तानियों की भी बात कर रहे हैं। अच्छा जी एक इनएडवर्टेंट क्रॉसिंग होती है जो कि अनजाने में क्रॉस की जाती है, क्योंकि बहुत लोगों को, गांव वालों को पता नहीं होता इसमें कि जो फेंसिंग है
ये बॉर्डर है या बॉर्डर उससे 150-200 गज पहले है। अच्छा जी। तो वो अनजाने में कितनी बार क्रॉस कर जाते हैं और बीएसएफ उन्हें पकड़ती है। सिमिलरली कुछ ऐसे होते हैं जो कि किसी पर्पस के कारण, स्मगलिंग के कारण आते हैं और उनको बीएसएफ पकड़ती है जी। एक तीसरा कारण है, अगर इंडियंस को हम देखें जो भारतीय हैं वो फेंसिंग के पास जनरली जिन्हें हमने पकड़ा है उसमें देखा है कि वो लोग या तो ड्रग्ड होते हैं, उनमें नशा किया होता है, डिसओरिएंटेड होते हैं, उनको पता नहीं होता कहाँ पर है, उनको ना नाम पता ना अपने उसका घर उसका पता। कुछ लोग मेंटली अनसाउंड आते हैं, कुछ लोग ऐसे भी आते हैं जो घर से गुस्सा होके भाग जाते हैं। ओ कुछ पाकिस्तान से ऐसे लोग आए हैं जो बोलते हैं कि मैंने बॉम्बे में जाके फिल्म स्टार बनना है। अच्छा जी। हाँ जी। तो इस और कुछ ऐसे आते हैं जो बंगाल वगैरह से जो टाउट्स होते हैं, वो लोग भी उनको यहाँ लाकर बॉर्डर के समीप छोड़ देते हैं और बोलते हैं जो लाइट दिख रही है जैसे ही आप उसे पार करोगे वहाँ पाकिस्तान आ जाएगा। तो ऐसे लोग भी हमने पकड़े हैं। तो उनके प्रति बीएसएफ का हमारा जो व्यवहार है वो हमेशा संवेदनशील होता है। जैसे ही हम पकड़ते हैं उनको अपनी सीमा चौकी पे लाते हैं और सीमा चौकी पे लाने सबसे पहले जो उन्हें पानी वगैरह दिया जाता है उनको हम नॉर्मल करते हैं ताकि वो घबराएं ना। जेड़े गलती नाल आ गए। हाँ नहीं, सभी तरह सभी के। क्योंकि ये जब हम धीरे धीरे पता लगता है तब पता लगता है ये गलती से आए हैं कैसे हैं। बिल्कुल। उसके बाद हम लोग उनसे पूछताछ करते हैं। जी। अगर खाने का टाइम है तो उनको हम खाना पीना देते हैं। अच्छा जी। उन्होंने कपड़े नहीं पहने हैं, कपड़े गीले हैं तो उनको हम कपड़े भी देते हैं, नहाने धुलाने का वो भी करते हैं। और फिर जब उनसे पूछने से पता लगता है कि वो गलती से आए हैं तो हम उनकी फैमिलीज जो बता पाते हैं उनकी फैमिलीज को कांटेक्ट करते हैं जी। और कुछ लीगल प्रोसीडिंग्स होती हैं। उसके बाद हम उनको पुलिस को हैंडओवर कर देते हैं और पुलिस की मदद करते हैं ताकि वो जिनको अपने परिवार के बारे में पता है उनको घर तक पहुंचाने का। जी। जैसे आपने बताया ऐसे बहुत इंस्टांसेस हैं जिसमें कि बीएसएफ और पुलिस ने मिलकर उनको अपने घर पहुंचाया है। जी। ना ओनली सिर्फ भारतीय बल्कि पाकिस्तानी भी जो इनएडवर्टेंटली आते हैं उनको भी हम इसी तरह से करते हैं। उनका एक प्रिलिमिनरी क्वेश्चनिंग करते हैं। उसके बाद अगर हम संतुष्ट हो जाते हैं उसके बाद जो और एजेंसीज हैं वो भी उनसे बात करती हैं, पूछती हैं। अगर उन्हें लगता है कि ये बदमाश है तो हम पुलिस के अलावा को हैंडओवर करते हैं। अगर उन्हें लगता है कि ये अनजाने में आया है तो हम पाकिस्तान रेंजर्स के साथ मिलकर उनका मेडिकल कराकर जी। उनको वापस भी करते हैं। आपको जानकर हर्ष होगा कि पिछले साल 23 पाकिस्तानी पकड़े थे। उसमें से हमने 13 पाकिस्तानियों को, बच्चों को या जो निर्दोष थे उन लोगों को हमने रेंजर्स को भी सौंपा है। बहुत अक्सर ਆਪਾਂ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬੀਐਸਐਫ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇੰਨੇ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥ, ਇੰਨੀ ਨਸ਼ੀਲੀ ਸਮੱਗਰੀ ਫੜੀ ਗਈ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹਥਿਆਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਪਰ ਅਕਸਰ ਸਰ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਫੜ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਕਿੱਥੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਟ ਕਿਵੇਂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? देखिए, सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि मैंने जैसे बताया पुलिस के अपने अधिकार क्षेत्र हैं, उनके अपने रूल्स हैं जी। इसी तरह से कस्टम्स, एनसीबी सबके अलग अलग हैं। लेकिन जब ये मादक पदार्थ यानी हीरोइन और उससे रिलेटेड कोई चीज़ आती है जी। तो उसमें सभी एजेंसियां के एक ही रूल होता है या एक्ट होता है जो एनडीपीएस एक्ट। अच्छा जी। उस नारकोटिक्स कंट्रोल एंड साइकोट्रॉपिक जो उससे रिलेटेड एक एक्ट है उसी में सब लोग काम करते हैं जी। और जैसे बीएसएफ ने पकड़ा या कस्टम ने पकड़ा या पुलिस ने पकड़ा जी। मैं बीएसएफ से रिलेटेड बताऊंगा कि जो भी हम हीरोइन पकड़ते हैं या मादक पदार्थ पकड़ते हैं चाहे उसमें ओपीएम हो जी। गांजा हो तो वो हम पुलिस को हैंडओवर कर देते हैं या एनसीबी को हैंडओवर कर देते हैं। तो जब हम पुलिस को हैंडओवर करते हैं तो इसकी प्योरिटी, इसका एक सीजर मेमो बनाया जाता है और फिर मजिस्ट्रेट के सामने उस हीरोइन की सैंपलिंग की जाती है। अच्छा जी। सैंपलिंग करने के बाद इसको फोरेंसिक लैब में भेजा जाता है एनालाइज कराने के लिए कि इसकी प्योरिटी कितनी है। एक बार जब वो प्योरिटी के बाद आ जाता है तो वो मजिस्ट्रेट के सामने दोबारा पेश किया जाता है पुलिस के द्वारा, जिसमें मजिस्ट्रेट को कंफर्म हो जाता है कि इसकी प्योरिटी ये है और हीरोइन है ये। तो उसके बाद एक सेक्शन 52 है एनडीपीएस एक्ट में जी, जिसमें कि जो एजेंसी जिसने पास अभी हीरोइन है वो एक एप्लीकेशन देती है मजिस्ट्रेट को 52A के तहत कि उसका डिस्पोजल किया जाए, क्योंकि
पुलिस के पास, एनसीबी या कस्टम के पास इतनी जगह नहीं होती है कि उसको मालखाने में रख सके। अच्छा तो उसका जी। डिस्पोजल जरूरी है। इसका डिस्पोजल इसलिए भी जरूरी है कि वहाँ से कोई चोरी कर ले, कोई सब्स्टिट्यूट कर ले, या इस तरह की चीज़ों को देखते हुए ये मजिस्ट्रेट के पास एक एप्लीकेशन देते हैं, और मजिस्ट्रेट जब संतुष्ट हो जाता है जी। तो उसमें से कुछ हीरोइन को दोबारा से सैंपल किया जाता है, फोटोग्राफ किया जाता है और ऑथेंटिकेट किया जाता है कि ये कितनी वो है। उसके बाद फिर एक डिस्पोजल कमेटी होती है जी। मैं एनसीबी से रिलेटेड बात करूंगा तो उसमें कितनी क्वांटिटी में उसको हमने डिस्ट्रॉय करना है, उसको देखते हुए एक कमेटी गठित होती है जिसमें उनके या तो जोनल डायरेक्टर होते हैं या डीडीजी होते हैं जी। और उसमें बीएसएफ, कस्टम या रेवेन्यू इंटेलिजेंस डीआरआई जी। के मेंबर भी होते हैं, और वो फिर उसको एक मजिस्ट्रेट द्वारा दिया जाता है कि इस फैक्ट्री में उसका जला ਕੇ उसको नष्ट किया जाएगा। ਸਰ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੋ ਇਹ ਤਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਇਦਾਂ ਨਸ਼ਟ ਕਰਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਕਈ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਵੀ ਫੜੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਤਸਕਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਸਮਗਲਿੰਗ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦਾ ਜ਼ਖੀਰਾ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਆਂ ਦੇ ਕਟਹਿਰੇ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ, ਉਹ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗਦੀ ਹੈ? ਉਹ ਵੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸੇਮ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੀ ਚੱਲਦਾ ਹੈ? देखिए, जैसे मैंने अभी आपको बताया था कि बीएसएफ के पास सिर्फ सर्च, जी। अरेस्ट जी। और सीजर की ही पावर है, जी। और उसको न्याय दिलाना या उसको पनिशमेंट दिलाना ये पुलिस, एनसीबी, कस्टम या और जो सेंट्रल एजेंसीज हैं या स्टेट एजेंसीज हैं उनकी जिम्मेवारी है। ओके। जब भी हम बॉर्डर पर या कहीं ऐसे व्यक्तियों को पकड़ते हैं जिनके पास से हथियार, एमुनेशन या मादक पदार्थ, हीरोइन या इस तरह की कोई चीज़ मिलती है, जी, तो हमारी एक प्रोसेस है उसमें कि हम लोग पहले उससे पूछताछ करते हैं। पूछताछ करने के बाद जो उसके पे से सामान मिला है उसका एक सीजर मेमो बनाते हैं, पुलिस को इंटीमेट करते हैं, उसका मेडिकल कराकर हम पुलिस में देते हैं, फिर पुलिस में एफआईआर लिखाने की हम रिक्वेशन देते हैं। अच्छा जी। और फिर पुलिस हमारे रिक्वेशन के मुताबिक किस किस सेक्शन में उसके अगेंस्ट एफआईआर लिखनी है, एफआईआर लिखती है, फिर वो अपना इन्वेस्टिगेशन करती है, क्योंकि हमारे पास इन्वेस्टिगेशन की पावर नहीं है। पुलिस इन्वेस्टिगेशन करती है और अगर उसे लगता है कि ये इसने कोई अपराध किया है तो उसका चार्जशीट बनाकर ऑनेबल कोर्ट में उसको प्रस्तुत करती है, और वो फिर एविडेंस के बेस पे उसकी जुडिशियल जो प्रोसीडिंग्स हैं वो फॉलो होती हैं। और अगर ऑनेबल कोर्ट को लगता है कि ये एक्यूज्ड है तो उसको अकॉर्डिंग टू द क्राइम उसको जेल में डालती है। बड़ी वधिया गलबात चल रही है सर। केंद्रीय हथियारबंद पुलिस बल ਅਤੇ बीएसएफ निरपक्ष चोणां कराउण च किवें मदद करते ने? चुनावों में जैसे मैंने अभी आपको बताया था कि जहाँ भी बीएसएफ काम करती है एक ह्यूमैनिटेरियन अप्रोच के साथ काम करती है। जहाँ भी सिविलियंस के साथ हमारा वो मिलता है हम लोग उनके बहुत कोऑर्डिनेशन में काम करते हैं। और जो जब हमें चुनावी ड्यूटी में डिटेल किया जाता है, जैसे अभी आने वाले उसमें लोकसभा चुनाव होने वाले हैं, तो अभी से ही, अभी डिक्लेयर भी नहीं होते, उससे पहले ही बीएसएफ और दूसरी सीएपीएफ्स को ऑलरेडी डिटेल कर दिया गया है प्री पोल डोमिनेशन के लिए। एक प्री पोलिंग होती है, एक ड्यूरिंग पोलिंग होता है, एक आफ्टर पोलिंग, हम लोगों की जिम्मेवारियां हैं। अच्छा तो प्री पोल में क्या होता है, हम लोग डिस्ट्रिक्ट या स्टेट की में लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए हम लोगों को पहले वहाँ पर डिटेल किया जाता है। अगर वो मिलिटेंसी प्रोन एरिया होता है तो हम वहाँ पर जाकर उस एरिया को सिक्योर करते हैं, डोमिनेट करते हैं जी। और पुलिस के साथ हम लोग काफ़ी ड्यूटी करते हैं, जैसे जॉइंट चेक पोस्ट लगाते हैं, आने जाने वाले व्हीकल की सर्च करते हैं और फ्लैग मार्च करते हैं, ताकि एक तो जो एंटी नेशनल एलिमेंट्स हैं उनमें डेटरेंस पैदा हो जी। और जो वोटर्स हैं, जो आम जनता है, उनमें हमारे प्रेजेंस के द्वारा उनके में एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी आए। इसी तरह से जब ड्यूरिंग पोल हम लोगों का जो डिप्लॉयमेंट होता है, हम लोग जो बूथ होते हैं उनको हम लोग सिक्योर करते हैं जी। और जो पोलिंग ऑफिसर्स होते हैं या पोलिंग मटेरियल होता है वो उस पोल तक उनको ले जाने के लिए, पोलिंग बूथ तक ले जाने के लिए हम उनको सिक्योरिटी देते हैं। कुछ बीएसएफ इतनी अच्छी तरह से ड्यूटी करती है कि सभी स्टेट पुलिस या स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन चाहता है कि उनके उसमें बीएसएफ डिप्लॉय हो, और बीएसएफ को इसीलिए सबसे फार फ्लंग और जितने भी सेंसिटिव पोलिंग बूथ होते हैं ज़्यादातर बीएसएफ को वहाँ पर डिप्लॉय किया जाता है। पोलिंग के दौरान
हम लोग जो पोल ऑफिसर्स होते हैं इंश्योर करते हैं कि हम लोग उनको सिक्योरिटी दें, पोलिंग बूथ में सिक्योरिटी दें जी, और लोगों को फ्री एंड फेयर अपना वोट डाल सके। ਲੋਕ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਤੇ ਹਾਂਜੀ। ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਫੀਲ हाँ ਕਰਨ। जी। एंड सिमिलरली जब पोल ख़त्म हो जाते हैं जी, तो तभी भी वहाँ पर बीएसएफ की कंपनीज का डिप्लॉयमेंट होता है, जो स्ट्रॉन्ग रूम्स बनते हैं काउंटिंग से पहले जहाँ पर सारे ईवीएम्स आते हैं, जी, उसकी सुरक्षा, जितने भी पोलिंग बूथ से ईवीएम्स होते हैं जहाँ बीएसएफ डिप्लॉयड है उनको स्ट्रॉन्ग बूथ तक लाने की हमारी सुरक्षा होती, मतलब जिम्मेवारी होती है। जी, और जब इलेक्शन रिजल्ट जिस दिन आ रहा होता है उस दिन लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने की जिम्मेवारी हमारी होती है। जी, और हम हमेशा इलेक्शन कमीशन जो को और जितने भी स्टेट्स हैं, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है, पुलिस है, जी, उनको फेयर और फ्री इलेक्शन कराने में हम मदद करते बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत खूब। हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं, जो मैंने अभी इलेक्शन प्री पोल, ड्यूरिंग पोल एंड पोस्ट पोल का मैंने आपको बताया है, इसी में मैं एक फिगर आपको देना चाहता हूं कि इससे पहले जो पंजाब में असेंबली इलेक्शंस हुए थे तो प्री पोलिंग के दौरान बीएसएफ की काफ़ी बटालियंस यहाँ पर डिप्लॉयड हुई थी। उस दौरान हमने तकरीबन 1,60,00,000 के करीब कैश पकड़ा था। उसके अलावा तकरीबन 7,500 कनेडियन डॉलर्स, 446 लिकर बॉटल्स और 50,000 लीटर्स कंट्री मेड लिकर, एक लैपटॉप, 3 पिस्टल्स, 34 राउंड्स, तकरीबन 52 केजी नारकोटिक्स और 5.5 केजी गोल्ड ऑर्नामेंट्स भी हमने पकड़े। ਜਿੰਨੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਇਹ ਸਮਝ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬੇਸ਼ੱਕ ਅਸੀਂ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕ ਜਿਹੜੇ ਆ ਬੀਐਸਐਫ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਬੀਐਸਐਫ ਦੇ ਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਅਫਸਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰੂਬਰੂ ਬੇਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ 24 ਘੰਟੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਸਰਹੱਦ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਸਰ, ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ ਆਏ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। धन्यवाद, थैंक यू सो मच, थैंक यू। ਬੀਐਸਐਫ ਭਾਰਤ ਦੀ ਫਸਟ ਲਾਈਨ ਆਫ ਡਿਫੈਂਸ, ਸਰਹੱਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਨਾਲ ਬੀਐਸਐਫ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਕਿਹੜੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ, ਇਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆਪਾਂ ਕੀਤੀ ਇਹ ਗੱਲਬਾਤ। ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਦੇ ਲਈ ਇੰਨਾ ਹੀ। ਵਰੁਣ ਕੌਰ ਮਾਨ ਨੂੰ ਦਿਓ ਆਗਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਬਣੇ ਰਹੋ ਡੀਡੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਜੈ ਹਿੰਦ।